हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने भारत का संवैधानिक इतिहास। और बिल्कुल हम इसे शुरुआत से डीपली से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कि संवैधानिक विकास कैसे कैसे भारत का हुआ प्राचीन काल से भी पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली कैसी थी, देखो। छोटा सा आपको मैं एक बता देता हूँ। जो 16 महाजनपद थे, 16 में से वज्जी और मल दो ऐसे जनपद थे जिनमें गणतंत्र प्रणाली थी। उससे पहले यदि हम ऋग्वैदिक काल में जाएं तो सभा और समिति थी, जिनको प्रजापति की दो बहनें कहा गया है ना। तो वहाँ पे भी चुनाव होता था राजा का, ठीक है, जो आर्य लोग आए थे। तो चलिए जानते हैं। और उससे पहले भी यदि जाएं भारत में, हड़प्पा काल में जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे किले पाए गए हैं। एक साइड जो है ऊंचे घर पाए गए हैं, तो वो राजघरानों के होते थे, है ना। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, शासकों की स्वेच्छाधारी शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं प्राचीन भारत के लिए पराई नहीं थीं। प्राचीन भारत में शासक धर्म से बंधे हुए थे। कोई भी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा यानी कि आम सभा तथा समिति, वयोवृद्धों की सभा का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोक स्तंभों पर उत्कीर्ण शिलालेख, उस काल के बौद्ध तथा जैन ग्रंथ और मनुस्मृति, ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैदिकोत्तर काल में अनेक सक्रिय गणतंत्र विद्यमान थे। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, ऋग्वेद में आप जाएंगे, जनपद है ना, कबीले, ग्रामीण, विस्पति, इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाएं होती थी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में, अथर्ववेद में है। सभा आ गया है, समिति आ गया है, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भारत का उस समय का राजनीति शास्त्र, चाणक्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना, तो महाभारत में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जातकों में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि गणतंत्र किस तरह कार्य करते थे। सदस्यगण सभागार में समवेत होते थे। प्रतिनिधियों का चुनाव खुली सभा में किया जाता था। वे अपने गोप का चयन करते थे। राजा की मंत्री परिषद होती थी। वैशाली एक गणराज्य की राजधानी थी। किसकी थी, वज्जी की या मल्ल की, यह आप बताएं कमेंट में। उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता था। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने ऐसी जन निर्वाचित सभाओं के अभिलेख छोड़े हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है। इसमें राजा के दैवीय अधिकारों को सीमित किया गया था। 10वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने नीति सार की रचना की, ठीक है दोस्तों, जो संविधान पर लिखी गई पहली पुस्तक है। यह सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसमें केंद्रीय सरकार के संगठन एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राजा की परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है। चलिए, तो ये तो प्राचीन भारत का हो गया दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेजी शासन की। तो अंग्रेजी शासन तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी का संवैधानिक विकास। लेकिन उससे पहले थोड़ा कंपनी का भी इतिहास जान लेते हैं, जिसने हमारे देश में इतने वर्षों तक शासन किया। तो ये कैसे बनी। तो इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों के एक समूह की बैठक 24 सितंबर 1599 ईस्वी को फाउंडर्स हॉल में हुई। आप समझना, मतलब कुछ व्यापारी बैठे फाउंडर्स हॉल में 24 सितंबर 1599 को। और उसके जो अध्यक्ष
अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मेयर, और ये उस समय वहाँ की कोई नगर पालिका थी, उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया एलिजाबेथ प्रथम के पास, एलिजाबेथ जो हैं प्रथम के पास, जिसे एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1599 को स्वीकृति दे दी। ठीक है दोस्तों, इस मांग पत्र में क्या मांगा गया था? ये जो व्यापारी हैं इन्होंने कहा कि महारानी जी हमें पूर्वी देशों से व्यापार करने की बात कही गई थी, और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए मांगा गया था, और महारानी ने भी 15 वर्ष की अवधि के लिए ये दे दिया था। ठीक है दोस्तों, देखो ये बात है 31 दिसंबर 1599 को स्वीकृति दे रही है। इससे पहले आप ध्यान में रखेंगे 1498 वास्को डी गामा को ध्यान में रखेंगे आप, पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं। उसके लगभग 100 साल बाद की ये कहानी है, अर्थात इस टाइम तक पुर्तगाली भारत में अपनी अच्छी खासी पैठ बना चुके थे, नौसैनिक शक्ति के रूप में वो उभर चुके थे। पुर्तगालियों के देखा देखी इंग्लैंड के क्योंकि पुर्तगाल के व्यापारी बहुत ज़्यादा फायदा कमा रहे थे भारत के सामानों को बेच करके, इसलिए ये इंग्लैंड का ये व्यापारी समूह भी भारत से व्यापार करना, और न केवल भारत, पूरब के देश है यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें भारत भी है, जिसमें आपका श्रीलंका भी है, जिसमें आपके मलाया द्वीप के देश हैं, इंडोनेशिया आदि, उन सभी से व्यापार करने की अनुमति मांगी थी और ये दे दी। और ध्यान रखें इसी के बाद जो है, इसी दिन 31 दिसंबर 1599 को उन व्यापारियों ने सबने मिलकर जिसने अपना हिस्सा डाला, ठीक है, वही हिस्सेदारी बनी उनकी, उनमें एक कंपनी बनी जिसका नाम रखा था इन्होंने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू द ईस्ट इंडीज। गवर्नर मतलब ये शासन भी करेगी, एंड कंपनी, और कंपनी के रूप में भी कार्य करेगी ऑफ मर्चेंट व्यापार के, इनटू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट पूर्वी देशों में। ठीक है, तो इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। अभी इस ईस्ट इंडीज में देखो क्या है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो स्वामी मंडल, मतलब इसके मालिक कह सकते हैं हम, या हिस्सेदार जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, और एक संचालक मंडल है, संचालक मंडल जो इस कंपनी को चलाएंगे, कैसे व्यापार करना है, कितना मुनाफा कमाना है, उस मुनाफे को किस प्रकार से बांटना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, ये कहलाता था स्वामी मंडल या हिस्सेदार जो थे, ये कहलाते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, COP, और ये कहलाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल। इसमें 24 सदस्य थे, और ध्यान दें ये जो संचालक मंडल के सदस्य हैं ये इन्हीं में से चुने हुए हैं, लेकिन इनकी कुछ शर्तें थी कि जिसने इतनी धनराशि से ज़्यादा पैसा दिया है वही संचालक मंडल का सदस्य बन सकता है। और इसमें भी संचालक मंडल में बनने के लिए निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, अर्थात वोट डाले जाते थे, और वोट डालने का अधिकार भी सबको नहीं था। उसकी भी एक शर्त थी कि जिन्होंने इतने डॉलर का निवेश किया हुआ है या इतने पाउंड का निवेश किया हुआ है वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। चलिए समझते हैं विस्तार से। जिस सदस्य का हिस्सा कंपनी में 200 पाउंड से अधिक का था, समझना आप, ठीक है दोस्तों, जिस सदस्य का हिस्सा कंपनी में 2000 पाउंड से अधिक का था वह COD की सदस्यता अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्यता लेने के लिए चुनाव लड़ सकता था। मतलब समझें, वो चुनाव लड़ सकता था, लेकिन शर्त क्या थी, उस स्वामी मंडल के सदस्य ने संचालक मंडल में आने के लिए, ये भाई यही तो आ रहे हैं, शर्त ये थी कि 2000 से ज़्यादा का उसने निवेश किया हुआ हो कंपनी में, और इसमें वोट भी केवल कंपनी के हिस्सेदार ही दे सकते थे, कोई आम जनता नहीं दे। यही लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ वोट भी यही करेंगे, लेकिन करेगा कौन? जिसकी पूंजी 500 पाउंड लगी हुई है वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो ऐसी व्यवस्था थी, और इस प्रकार से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। संचालक मंडल के, अब ये जो संचालक मंडल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। परिषद में कुल 5 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष को गवर्नर कहा जाता था। ये जैसे बाद में जो गवर्नर बने, ठीक है दोस्तों। अलग अलग प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर बनता था उस टाइम पे। और भारत में जिस समय ये अंग्रेज आए थे तो इन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी जब ये शक्तिशाली हो गए थे। एक आपका बंगाल था जो कि सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद मुंबई और उसके बाद मद्रास। ठीक। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में छूट प्रदान की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में, अर्थात सीधी सी बात है कि वह अपना निजी व्यापार भी कर सकते थे। कंपनी का तो व्यापार चलता ही रहेगा, निजी व्यापार भी कर सकते हैं। 1600 से 1765 ईस्वी तक कंपनी राजनीतिक संस्था के रूप में उभर कर सामने आने लगी। 1765 का समय ये वही है जब कंपनी ने बक्सर का युद्ध हुआ था ना, भारत के 3 राजाओं, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का बादशाह, भारत का बादशाह जिसको हम कहते हैं, उनको हराया था। तो यहाँ पे राजनीतिक रॉबर्ट क्लाइव था ना, इस समय गवर्नर, संस्था के रूप में उभरकर सामने आने लगी। और ये ऐसा समय था बिल्कुल शक्तिशाली होगी कंपनी। इसके बाद तो कंपनी ने धुआंधार लूट मचाई थी बंगाल के अंदर, जिसके बाद में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। एलिजाबेथ कंपनी में स्वयं हिस्सेदार थी। 1603 में उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात, 1603 में मृत्यु होगी एलिजाबेथ प्रथम की, ठीक है दोस्तों। तो उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन का राजा बना। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में और अधिक वृद्धि कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजाबेथ, फिर उनके बाद उन्हीं का बेटा बन रहा है जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट की मृत्यु के बाद चार्ल्स प्रथम ब्रिटेन का राजा बना। यह उदासीन राजा था, उदासीन मतलब अच्छा एक्टिव राजा नहीं था। और 1623 में अंग्रेजों को डचों ने हरा दिया। इसने डचों के विरुद्ध कोई साहसिक कदम नहीं उठाया। इसने अपने एक कृपा पात्र व्यक्ति सर विलियम कॉन्टेन को कंपनी खोलने की इजाज़त दे दी। इसकी कंपनी का नाम असाडा था। इसी कारण जनता ने चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया, ठीक है। एक तो पहले से है दोस्तों, ध्यान रखना, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट ने अपने एक कृपा पात्र व्यक्ति को कंपनी खोलने की इजाज़त दे दी जिसका नाम असाडा था, इस कारण इसका विरोध हुआ। चार्ल्स फर्स्ट के बाद क्रॉमवेल राजा बना। इसने डचों को हराकर 1654 में वेस्टमिनिस्टर की संधि की। डचों को हराया 1654 में और 1657 में क्रॉमवेल ने असाडा का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया। मतलब जो असाडा कंपनी बनी थी अब वो फिर से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया और नई कंपनी का नाम संयुक्त पूंजी कंपनी रखा, ठीक है दोस्तों। क्या रखा? संयुक्त पूंजी कंपनी रखा। क्रॉमवेल की मृत्यु 1657 में हो गई। क्रॉमवेल की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल राजा बना। यह भी एक अयोग्य शासक था। इंग्लैंड की जनता ने 1660 में चार्ल्स फर्स्ट के पुत्र चार्ल्स द्वितीय, है ना, सबसे पहले कौन बना था बताओ? एलिजाबेथ फर्स्ट। फिर कौन बना था? जेम्स फर्स्ट। फिर कौन बना? चार्ल्स फर्स्ट। फिर बना था क्रॉमवेल, ठीक है। और क्रॉमवेल के बाद इसी का बेटा बना था अयोग्य रिचर्ड क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल, ठीक है। पहले वाले का जो नाम था पूरा, पहले वाले का नाम था दोस्तों क्रॉमवेल ही दिया हुआ है, ठीक है। ये राजा बनता है। चार्ल्स सेकंड को राजा बनाया। इसने 5 अधिकार पत्र दिए। इसने कंपनी को किले, सिक्के, सेना बनाने का आदेश दे दिया। चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को बहुत सारे अधिकार दे दिए। इसी चार्ल्स सेकंड से विवाह हुआ राजकुमारी कैथरीन मेयो, पुर्तगाली, ठीक है। 1500
10 के बाद जब बीजापुर के नवाब से गोवा छीन लिया था पुर्तगालियों ने, उसके बाद बम्बई पर भी अधिकार कर लिया था। इसी बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय ने ले लिया, राजकुमारी कैथरीन मेयो से विवाह करके। चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को 10,000 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। मतलब लो भाई, बम्बई में आप लोग व्यापार करो, लेकिन मुझे 10,000 पाउंड साल में दे जाओ। कंपनी को ही दे दिया, अपनी कंपनी को ही। चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को संवैधानिक कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया। यहाँ से कंपनी व्यापारिक संस्था से धीरे धीरे भूस्वामिनी बन गई। ठीक दोस्तों, भूस्वामिनी भूमि खरीदने लगी है, भूमि की मालिक बनने लगी। चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड राजा बनता है। 1646 में जेम्स सेकंड ने कंपनी को नौसेना रखने का अधिकार दे दिया। युद्धकाल में सैनिक शासन व टकसाल का अधिकार भी दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने प्रथम नगरपालिका मद्रास में बनाई। ध्यान रखना, भारत में पहली नगरपालिका कब बनी है? 1687 में अंग्रेजों ने बनाई है, जेम्स सेकंड के समय, मद्रास में। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई। जेम्स सेकंड अपदस्थ हो गए। व्हिग पार्टी सत्ता में आई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। न्यू कंपनी नाम से एक नई कंपनी की स्थापना की गई, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट चाइल्ड ने व्हिग पार्टी के सदस्यों को घूस देकर खरीद लिया। 1708 में न्यू कंपनी का विलय फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाने के बाद जब उसका बेटा बनता है मौजम, फिर और भी बनते हैं। कमजोर पड़ते हुए केंद्रीय प्राधिकार मुगल साम्राज्य के विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी के हालात का लाभ उठाते हुए कंपनी धीरे धीरे प्रभावी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ गई। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई तथा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो ये दोस्तों हमने जाना कंपनी का कुछ इतिहास। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ेंगे और बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे हम। ये सारा एक्ट वही है। इसके बाद इसके क्या कारण हैं, देखो मैंने कारण भी, इसको क्यों लेके आए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने के कारण, और भी जो हैं क्या इसके प्रभाव रहे, कब इसमें संशोधन हुआ, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़े ही विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। फिर से वही, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।